नमस्कार बच्चों। आज प्रकाश का परावर्तन है फर्स्ट चैप्टर। यह कक्षा 10 के लिए है और सभी हिंदी मीडियम बोर्ड के लिए आवश्यक है। प्रकाश के बारे में आप क्लास 8 में पढ़ चुके हैं, क्लास 6 में पढ़ चुके हैं, क्लास 7 में पढ़ चुके हैं। क्लास 10th में भी प्रकाश के परावर्तन के बारे में दिया गया है। तो यहाँ पे प्रकाश का परावर्तन को समझने से पहले प्रकाश के बारे में जानेंगे। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। प्रकाश एक प्रकार का क्या है? तो प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। प्रकाश के स्रोत दो प्रकार के हैं, एक मानव निर्मित, एक प्राकृतिक। एक प्राकृतिक स्रोत है, एक मानव निर्मित स्रोत है। मानव निर्मित स्रोत में क्या क्या आते हैं? जैसे कि बिजली का जलता बल्ब या ट्यूब, मोमबत्ती, लैंप, लालटेन, दिया आदि ये मानव निर्मित स्रोत हैं। और सूर्य, तारे ये हमारे प्राकृतिक स्रोत हैं। अब प्रकाश स्रोत अगर किसे कहा जाता है पूछा जाए तो जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे प्रकाश स्रोत कहा जाता है। अब प्रकाश के जितने भी स्रोत हैं उनमें अन्य प्रकार की विभिन्न ऊर्जाओं को प्रकाश में बदला जाता है। जैसे लालटेन, लैंप आदि में तेल में संचित स्टोर रहता है रासायनिक ऊर्जा, और रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश में बदला जाता है। इसी प्रकार बिजली के बल्ब और टॉर्च में विद्युत ऊर्जा रहता है और विद्युत ऊर्जा को प्रकाश में परिणत किया जाता है, परिवर्तित किया जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ऊर्जा के विभिन्न रूपों से प्रकाश की प्राप्ति होती है। अतः प्रकाश क्या है? तो हमारा एक प्रकार का ऊर्जा है। प्रकाश की प्रकृति के आधार पर प्रकाश को भी कई वर्गों में बांटा गया है। जैसे प्रदीप्त वस्तु जिससे प्रकाश निकलती है और प्रदीप्त वस्तु जिससे प्रकाश नहीं निकलती है। प्रदीप्त वस्तु जैसे सूर्य हो गया, बिजली का जलता बल्ब हो गया, जलती मोमबत्ती, ये प्रदीप्त वस्तुएं हो गई। प्रदीप्त वस्तु एक परिभाषा ऐसे दी गई है, वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तुएं कहलाती है। और जो वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है उसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे ये बुक है, बुक प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है। कलम प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है। ये सब क्या हो गए? अप्रदीप्त वस्तुएं हो गई। अब प्रकीर्णन क्या होती है? अच्छा, चंद्रमा जो है, चंद्रमा भी जो है प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है, ना ही ग्रह प्रकाश उत्सर्जित करती है। जो भी ग्रह हैं, उपग्रह हैं या उल्कापिंड, खगोलीय पिंड में सूर्य को छोड़कर सभी जो है अप्रदीप्त वस्तुएं हैं। अब प्रकीर्णन क्या होती है? जब प्रकाश की किरण सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो सूक्ष्म कण कुछ प्रकाश के किरणों को अवशोषित कर लेते हैं। अवशोषित करने के बाद उस किरण को चारों ओर विकिरित कर देते हैं, तो इस प्रक्रिया को प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। यानी कि प्रकाश जैसे कि सूर्य से आता प्रकाश जब सूक्ष्म कणों जैसे वायु के अणुओं या धूल कणों पर पड़ता है तो वे
कण उन पर पड़ने वाले प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर फिर उसे चारों ओर विकिरित कर देते हैं, फैला देते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकीर्णन कहा जाता है। अब प्रकाश की किरण क्या होता है? किसी प्रदीप्त पदार्थ जैसे मोमबत्ती की लौ या बिजली के जलते बल्ब से प्रकाश सरल रेखा में सभी दिशाओं में जाता है। प्रकाश जो है सीधी रेखा में गमन करती है। एक सरल रेखा पर चलने वाली प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। अब है प्रकाश का किरण पुंज किसे कहते हैं? प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। कि प्रकाश के किरण पुंज को 3 वर्गों में बांटा गया है: अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज में क्या होता है? प्रकाश जो है एक बिंदु स्रोत से निकलती है और फैलती चली जाती है। ये हो गया अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज को ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं: वैसे किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है, उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। अब दूसरा है समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज क्या होता है? वैसे किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती है, उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। बहुत अधिक दूरी पर स्थित प्रकाश स्रोत जैसे सूर्य से आते किरण पुंज को समांतर किरण पुंज माना जाता है। जो सूर्य से किरण आती है उसे समांतर किरण पुंज माना जाता है। जैसे अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज में एक बिंदु से ये प्रकाश निकल रही है और यह विभिन्न दिशा में जो है जा रही है, ये और जो है फैलती जा रही है। समांतर किरण पुंज में क्या होता है? प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती है। अभिसारी किरण पुंज में क्या होती है? विभिन्न दिशाओं से एक बिंदु पर आकर मिलती है किरण पुंज। वैसे किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे अभिसारी किरण पुंज कहा जाता है। अभिसारी किरण पुंज में किरणों के बीच की दूरी जो है घटती चली जाती है। अपसारी किरण पुंज में बढ़ती जाती है, जबकि यहाँ पर घटती जाती है। और समांतर किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होते हैं, बराबर दूरी पर स्थित रहती हैं। और अब है पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी पदार्थ। ये तीनों पदार्थ क्या होते हैं? वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है पारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। जैसे कांच हो गया, पानी हो गया, हवा हो गया, ये सब क्या हैं? पारदर्शी पदार्थ हैं। इससे आसानी से प्रकाश जो है पार कर जाते हैं। और पारभासी क्या होते हैं? वे पदार्थ जो उन पर पड़ने वाले प्रकाश के एक छोटे से भाग से होकर गुजरती है, उसे क्या कहते हैं? पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे घिसा हुआ कांच, तेल लगा हुआ कागज, बैलून का रबर, आँख की पलक, ट्रेसिंग पेपर यानी बटर पेपर, चर्म, रक्त, दूध, घना धुआं, हल्के बादल, कुहासा इत्यादि पारभासी पदार्थ के जो है उदाहरण हो गए। अपारदर्शी क्या होते हैं पदार्थ? वे पदार्थ जो प्रकाश को अपने में से होकर नहीं जाने देते हैं। वे पदार्थ जो अपने में से होकर प्रकाश को नहीं जाने देते हैं, वैसे पदार्थ को अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे कि हो गया लकड़ी, लकड़ी से प्रकाश नहीं आर पार हो सकती। लोहा, पत्थर, अलकतरा, पेंट, मोटा गत्ता, धातु की प्लेट इत्यादि अपारदर्शी पदार्थ हैं। अब है प्रकाश का परावर्तन क्या है? जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु पर पड़ती है तो टकरा कर लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यह हो गया प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं?
प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। एक है प्रकाश के परावर्तन के नियम किसे कहते हैं, पहले ये देख लेते हैं। जब प्रकाश की किरणें किसी सतह पर पड़कर जिन नियमों का पालन करते हुए उस सतह से परावर्तित होती है, उन नियमों को प्रकाश के परावर्तन के नियम कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, तो ये डेफिनेशन लिखेंगे। प्रकाश के परावर्तन के नियम किसे कहते हैं, तो यहाँ से जो है यहाँ तक लिखेंगे। अब प्रकाश के परावर्तन को समझने के लिए कुछ पदों की व्याख्या आवश्यक है। ये हमारा एक समतल दर्पण है और ये जो है चांदी की परत चढ़ी हुई है। जब समतल दर्पण पर जो किरण आती है उसे आपतित किरण कहते हैं और आपतन बिंदु पर टकराने के बाद वापस ये हमारा जो है क्या है, माध्यम है। कौन सा माध्यम है, वायु। जैसे मान लो वायु एक माध्यम है, तो वायु से आई आपतित किरण आपतन बिंदु पर टकराई, आपतन बिंदु पर टकराने के बाद परावर्तित हो गई। तो ये हो गया परावर्तित किरण। आने वाली किरण आपतित किरण, टकराकर वापस जाने वाली किरण को परावर्तित किरण। और अभिलंब, जो आपतन बिंदु पर लंब डाला जाता है उसे अभिलंब कहा जाता है। अभिलंब को n से सूचित किया जाता है, नॉर्मल। और अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसे आपतन कोण कहा जाता है। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। यह प्रकाश के परावर्तन के पहला नियम। दूसरा नियम हो गया आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में स्थित हैं समतल दर्पण में। तो ये हो गया प्रकाश के परावर्तन के दूसरा नियम। अब है समतल दर्पण। अगर समतल, यह एक समतल दर्पण है। अगर समतल दर्पण पर लंबवत आपतित किरण, कोई किरण आती है और फिर लंबवत ही टकराकर वापस लौट जाती है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि जब समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाले प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद उसी पथ पर वापस लौट जाती है। जिस पथ से वो किरण गई उसी पथ पर वापस लौट गई। कब लौटती है, जब लंबवत किरण पड़ती है। ये हो गया समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाले प्रकाश की किरण का परावर्तन। अब है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या होता है, प्रतिबिंब को इंग्लिश में इमेज कहा जाता है। प्रतिबिंब क्या होता है, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहा जाता है। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा जो है उल्टा बनता है। आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब जो है और क्या होता है, जैसे यहाँ पे दिया गया है, वास्तविक प्रतिबिंब जो है बहुत बड़ा हो सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब जो है बड़ा हो सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब बराबर हो सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब छोटा हो सकता है अवतल दर्पण में। और वास्तविक प्रतिबिंब बहुत छोटा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, अवतल दर्पण में जो भी प्रतिबिंब बनेंगे उल्टा ही प्रतिबिंब बनेंगे। इसके बाद देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। अब है समतल दर्पण। समतल दर्पण
द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता। तो विशेषता क्या क्या होता है? पहला, प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे बनता है। जैसे मान लो ये एक प्रतिबिंब है, तो प्रतिबिंब है तो इधर ना बनकर इधर प्रतिबिंब बनता है, पीछे में जो है प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब का जो आकार होता है वस्तु के आकार के बराबर होता है। समतल दर्पण में जो वस्तु का आकार होता है वही प्रतिबिंब का आकार होता है। प्रतिबिंब जो है वस्तु की अपेक्षा जो है सीधा बनता है। समतल दर्पण में जो भी प्रतिबिंब बनेगा क्या होगा? वो सीधा बनेगा, वस्तु की अपेक्षा क्या होगा? सीधा होगा। पार्श्विक रूप से जो है यहाँ पर प्रतिबिंब उल्टा बनता है। पार्श्विक प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लो एक समतल दर्पण, वहाँ पर आप खड़े हो जाएं तो समतल दर्पण में दायां भाग बायां में, बायां भाग दायां में दिखाई पड़ता है। यह हो गया पार्श्व परिवर्तन। अब प्रतिबिंब आभासी बनता है। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा कैसा बनेगा? आभासी प्रतिबिंब बनेगा। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। आभासी प्रतिबिंब को ही काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण से आगे अर्थात सामने रहता है। प्रतिबिंब उतना ही दूरी पर बनेगा जितना दूरी पर वस्तु रहेगा। जैसे 10 मीटर की दूरी पर है तो 10 मीटर पीछे जो है प्रतिबिंब बनेगा। अब है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या होता है? गोलीय दर्पण जैसे मान लो कि एक कोई गोला है, उस गोला जैसे फुटबॉल को मान लो कि 2 बराबर भागों में काट लेते हैं। काटने के बाद जो है 2 गोला अर्धगोला प्राप्त होता है। उस अर्धगोला को एक भाग को अगर हम पॉलिश कर दें तो वो क्या हो गया? हमारा एक गोलीय दर्पण। अगर बाहर की सतह को करते हैं तो कौन सा दर्पण बनेगा? अगर बाहर के सतह को रंजित करते हैं या कलई करते हैं तो हमें अवतल दर्पण प्राप्त होगा। अगर भीतरी सतह को रंजित करते हैं तो उत्तल दर्पण प्राप्त होगा। यहाँ पे जो है अवतल दर्पण है और यहाँ पे जो है क्या है? उत्तल दर्पण का। तो ये क्या हो गया? बाहरी सतह रंजित है। ये हो गया हमारा इधर का हो गया परावर्तक सतह, इधर का हो गया पॉलिशदार सतह। तो अवतल दर्पण में उठा हुआ भाग जो है पॉलिश रहता है, जबकि उत्तल दर्पण में धंसा हुआ भाग पॉलिश रहता है। अवतल दर्पण में धंसा हुआ भाग परावर्तक सतह होती है और उत्तल दर्पण में उठा हुआ भाग परावर्तक सतह का काम करती है। तो इसको हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं कि गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसके परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होती है। ये हो गया गोलीय दर्पण की परिभाषा। और अवतल दर्पण उत्तल दर्पण में एक और अंतर देख लेते हैं जो यहाँ पे दिया हुआ है। अवतल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन दर्पण के भीतरी सतह से होता है, ठीक, जबकि उत्तल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन दर्पण की बाहरी सतह से होता है। ये जो है 4 गो अंतर लिख सकते हैं उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अंतर। गोलीय दर्पण क्या प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एक अवतल दर्पण और दूसरा समतल दर्पण। गोलीय दर्पण से संबंधित विभिन्न पद हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। अब जैसे ध्रुव क्या होता है कि गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। जैसे पृथ्वी के कितने ध्रुव हैं? 2। उसी प्रकार गोलीय दर्पण है तो गोलीय दर्पण के बीचों बीच यानी कि प्रधान अक्ष जो होता है ये दर्पण के बीचों बीच में होता है। तो ये हो गया हमारा ध्रुव। और ये जो लाइन गुजरी है इस लाइन को कहा जाता है प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। और अगर मान लो ये वृत्त है तो वृत्त में ये क्या होता है? व्यास होता है। तो यहाँ पर जो है गोलीय दर्पण में व्यास, गोलीय दर्पण में है तो यहाँ पर जो है वृत्त के व्यास को क्या कहेंगे? प्रधान अक्ष कहेंगे।
वृत्त में जैसे एक केंद्र होता है, वैसे ही गोलीय दर्पण में भी एक क्या होता है, केंद्र होता है। इस केंद्र को वक्रता केंद्र कहा जाता है। जैसे वृत्त में त्रिज्या होती है, उसी प्रकार यहाँ पर भी त्रिज्या होती है, इसे वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक, वक्रता त्रिज्या, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, उसकी त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक, अप्रधान या मुख्य अक्ष, गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को दर्पण का प्रधान या मुख्य अक्ष कहते हैं। अब है अगला टॉपिक, अवतल गोलीय दर्पण का फोकस तथा फोकस दूरी। अगर ये है किसी अवतल दर्पण का फोकस, उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जहाँ मुख्य अक्ष के समांतर आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मिलती है। जैसे ये हमारा क्या है, अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण का ये क्या हो गया, मुख्य अक्ष हो गया। इस बिंदु को ध्रुव कहा जाता है, और यहाँ पे क्या है, फोकस, और ये हो गया से, यानी कि वक्रता केंद्र। तो मुख्य अक्ष के समांतर आ रही किरण परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरी, फोकस से। उसी प्रकार नीचे से भी परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरी, फोकस से। तो अवतल दर्पण में अगर मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आ रही है तो फोकस पर जाकर मिलती है। तो ये हो गया अवतल दर्पण का फोकस किसे कहते हैं। तो ये हम परिभाषा लिख सकते हैं कि किसी अवतल दर्पण का फोकस उसके मुख्य अक्ष, ये हो गया मुख्य अक्ष पर वह बिंदु जहाँ मुख्य अक्ष के समांतर आती किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर ये किरण आ रही है, दर्पण से परावर्तन के बाद मिलती है। दर्पण के बाद परावर्तन के बाद मिलती है कहाँ, फोकस पर। ये हो गया अवतल दर्पण की फोकस किसे कहते हैं, उनकी परिभाषा। उसी प्रकार उत्तल दर्पण का फोकस किसे कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि किसी उत्तल दर्पण का फोकस उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जहाँ से मुख्य अक्ष के समांतर आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद आती हुई प्रतीत होती है। ये हो गया उत्तल दर्पण का फोकस किसे कहते हैं, तो ये परिभाषा लिख सकते हैं। अगर पूछ ले अवतल दर्पण का फोकस किसे कहते हैं, तो ये परिभाषा लिख सकते हैं। अब है अगला टॉपिक, अगला टॉपिक है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी यानी कि एफ से, फोकस दूरी को एफ से सूचित किया जाता है, वक्रता त्रिज्या को आर से, तो आधी होती है, यानी कि त्रिज्या की आधी होती है। तो एफ बराबर क्या हो गया, r/2 हो गया। इस सूत्र का प्रयोग करके हम आंकिक प्रश्नों को, न्यूमेरिकल प्रश्नों को हल करेंगे। आगे जो है इसका प्रयोग करेंगे। अब है अगर मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आ रही है तो परावर्तन के बाद कहाँ से वापस लौटेगी। अगर ये हो गया मुख्य अक्ष की ये किरण समांतर किरण आ रही है, परावर्तन के बाद जो है फोकस से होकर गुजरी, ये अवतल दर्पण में गुजरती है। उसी प्रकार उत्तल दर्पण में कोई किरण ये मुख्य अक्ष हो गया, ये मुख्य अक्ष के समांतर आती है और परावर्तन के बाद वापस परावर्तित हो जाती है। तो यहाँ पर जो है आपतित किरण फोकस से प्रतीत हो रहा है कि आ रही है, लेकिन वास्तव में ये किरण जो है वास्तव में परावर्तित हुई है। यहाँ पर आते हुए यानी
दर्पण यदि उत्तल हो तो उसके फोकस एफ से आती प्रतीत होती है। अगर फोकस की दिशा में आपतित किरण कोई फोकस की दिशा में ही आपतित किरण आ रही है, जब कोई किरण दर्पण के फोकस एफ की दिशा में आपतित होती है यानी आती है, तो वह परावर्तन के बाद दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर निकलती है। जैसे ये हमारा अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण में फोकस से ये किरण आ रही है और परावर्तन के बाद जो है मुख्य अक्ष के समांतर निकल जा रही है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर जो है निकलती हुई प्रतीत हो रही है। ठीक ये डॉट डॉट जो लाइन है ये प्रतीत होती है, और यहाँ पर जो बिना डॉट का लाइन है ये जाती हुई प्रतीत होती है। अगर वक्रता केंद्र से ही किरण अगर वक्रता केंद्र की दिशा से आती है तो परावर्तन के बाद उसी से वापस लौट जाती है, यानी कि वक्रता केंद्र से आने वाली किरण जो होती है वो क्या होती है, अविलंब होती है। उसी प्रकार अवतल दर्पण में जाती हुई प्रतीत होती है, और परावर्तन के बाद पहले किरण कहाँ आई, वक्रता केंद्र पर आती हुई प्रतीत हुई, फिर जाती हुई प्रतीत हो रही है। उसी प्रकार दर्पण की ध्रुव की दिशा में, अगर दर्पण की ध्रुव की दिशा की बात करें तो परावर्तित आती हुई किरण आती है, फिर परावर्तन के बाद जिस कोण से आती है उसी कोण पर जो है वापस चली जाती है। उसी प्रकार अवतल दर्पण में होती है, यानी कि चूंकि ध्रुव P पर प्रधान अक्ष दर्पण पर अविलंब है, प्रधान अक्ष यहाँ पर क्या हो गया, अविलंब हो गया। यदि कोई किरण दर्पण पर, ये क्या है, दर्पण पर ध्रुव की दिशा में आ रही किरण तो मुख्य अक्ष से आई कोण बनाती हुई आपतित होती है। यहाँ पे कितना आई कोण बनाकर आपतित हो गई, यहाँ पर भी आई कोण बनाकर आपतित हो गई। तो परावर्तन के नियम से परावर्तित किरण भी मुख्य अक्ष से आई के बराबर का कोण आर बनाती है। यहाँ पर जो है कितना का कोण बना रही है, आ रही किरण तो आई बनाई, जा रही किरण तो आर, तो आई और आर क्या होता है, परावर्तन के नियम में बराबर होती है। इसके बाद है गोलीय दर्पण में बने प्रतिबिंब, तो इसको जो है अगले टॉपिक में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।